अच्छा, कभी सोचा है कि एक स्कूल की मतलब एक आम सी टेक्स्ट बुक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकती है कि मामला सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए? आज हम इसी अजीब और दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में घूम रहा था। आखिर ऐसा क्या था 8वीं क्लास की एक किताब में? मतलब कुछ तो ऐसा लिखा होगा जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत को इतना इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और देखिए, अदालत का जो आदेश था ना, वो एकदम साफ था। रातों रात ये ऑर्डर आया कि पूरे देश से, हर स्कूल से इस किताब को हटा दिया जाए। जरा सोचिए, जो बच्चे और टीचर्स ये पढ़ रहे थे, उन्हें कैसा लगा होगा। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि भाई उस एक छोटे से चैप्टर में आखिर लिखा क्या था। तो ठीक है, अब इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, कोर्ट का रिएक्शन समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस टेक्स्ट बुक में आखिर लिखा क्या था। तो जो पहला पैराग्राफ था, वो जजों के लिए कह सकते हैं, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बारे में था। इसमें बड़ी सीधी सी बात कही गई थी कि जजों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों को बेंगलुरु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इसका निचोड़ बस इतना था कि जजों को हर वक्त निष्पक्ष दिखना चाहिए और कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे उनकी ईमानदारी पर, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल उठे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ था वो था अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही के बारे में। इसमें यह बताया गया था कि जुडिशरी के अंदर ही एक सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि जज इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। और अगर मान लीजिए वो नहीं करते तो आम नागरिक, एक सरकारी पोर्टल है सीपी ग्राम्स, उस पर शिकायत कर सकते हैं। और अगर आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हों तो पार्लियामेंट के पास उन्हें हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं, वो शुरू करने का भी अधिकार है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं थी, मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं थी। असलियत में 2017 से 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें जुडिशरी के खिलाफ दर्ज की गईं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये मुद्दा लोगों के लिए कितना मायने रखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दो पैराग्राफ में ऐसे क्या था। बातें तो सीधी लग रही हैं, पर इस पर जो रिएक्शन आया वो बहुत बहुत तीखा था। एक आलोचक ने तो मजाक में यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे जज ब्रह्मा की नाभि से निकले हैं या किसी कैक्टस से, और उसके कांटों को हम कोर्ट की अवमानना कहते हैं। मतलब ये बात दिखाती है कि न्यायपालिका को लेकर इमोशंस कितने ज्यादा गहरे हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। मतलब उन लोगों के तर्कों को समझते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस बैन को सही ठहराया है। तो देखिए, जो लोग इस बैन के सपोर्ट में थे, उनका तर्क बड़ा सीधा था। उनका मानना था कि अगर आप 8वीं क्लास के बच्चों को ये सिखाएंगे कि भाई जजों से भी गलती हो सकती है, तो आप उनके मन में डेमोक्रेसी के एक बहुत जरूरी पिलर के लिए, मतलब न्यायपालिका के लिए, शक का बीज बो रहे हैं। और असली डर ये था कि ये बात सिर्फ बच्चों तक नहीं रुकेगी, ये उनके पेरेंट्स तक जाएगी, टीचर्स तक जाएगी, समाज में फैलेगी, और इससे पूरे जस्टिस सिस्टम की नींव ही हिल सकती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरा नजरिया भी था, और वो ये कि ये जो बहस है, ये भले ही कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों न हो, हमारे लोकतंत्र के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के मामला दो बिल्कुल अलग अलग विचारों के बीच फंस गया था। एक तरफ ये डर था कि बच्चों को ये सब सिखाना लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ को कमजोर कर देगा, ये देश की संस्थाओं को एक नेगेटिव लाइट में दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क था कि अरे भाई, ये टॉपिक तो पब्लिक में पहले से ही डिस्कस हो रहा है, और सच्चाई से मुंह मोड़ना, मतलब ऐसे मुश्किल टॉपिक से बचना, उनका सामना करने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी बात पर एक एनालिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अब जिन बोतल से बाहर आ चुका है, मतलब ये जो डिस्कशन है ना न्यायपालिका में करप्शन को लेके, ये तो पब्लिक में पहले से ही हो रहा है। आप इस पर बैन लगाकर इसे रोक नहीं सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप बहती हुई नदी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये जो पूरा विवाद है ना, ये हमें एक और भी ज्यादा गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। एक ऐसा सवाल जो करप्शन के अलग अलग रूपों और उनसे जुड़े जोखमों के बारे में है। इसे समझने के लिए सिस्टेमिक रिस्क नाम के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये क्या होता है? ये एक ऐसा खतरा है जो सिर्फ सिस्टम के एक हिस्से को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को गिरा सकता है। सोचिए, जैसे किसी इमारत की नींव में, उसकी फाउंडेशन में दरार आ जाए, तो वो सिर्फ एक दीवार को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को खतरे में डाल देती है। बस यही है सिस्टेमिक रिस्क।
अब ये जो तुलना है ना सरकारी करप्शन और जुडिशियल करप्शन के बीच, ये इस पूरे मामले की जड़ है। सोचकर देखें, सरकारी करप्शन में क्या होता है? पैसों, नीतियों, सेवाओं पर असर पड़ता है। इसे हम चुनाव से, मीडिया से, कोर्ट में चुनौती देकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल करप्शन, ये तो सीधा रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के राज पर ही हमला है। इसकी जांच के रास्ते बहुत सीमित हैं, महाभियोग बहुत मुश्किल से होता है, और पब्लिक में कुछ कहो तो अवमानना का खतरा। और सबसे बड़ी बात, सरकारी करप्शन को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पर जब कोर्ट ही करप्ट हो तो आप कहाँ जाएंगे? वो तो आखिरी उम्मीद है। तो जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली वो ये है, सरकारी करप्शन एक टपकती हुई छत की तरह है। हाँ, नुकसान होता है पर उसकी मरम्मत हो सकती है। लेकिन जुडिशियल करप्शन वो एक टूटी हुई नींव की तरह है, जो पूरे घर को, पूरे सिस्टम को ही गिरा सकता है। और देखिए, इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर न्याय देने वाली आखिरी संस्था पर ही भरोसा उठ जाए तो फिर कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। न इन्वेस्टर का भरोसा, न हमारे मौलिक अधिकार, सब कुछ दांव पर लग जाता है, क्योंकि बिना उस भरोसे के समाज का पूरा ढांचा ही चरमरा जाता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। सवाल ये है कि अगर किसी संस्था का काम ही पावर को चेक करना है, तो फिर उस संस्था को कौन चेक करेगा? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।